हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 की हिस्ट्री के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है विद्रोही राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो वास्तव में हम इस चैप्टर में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, किस तरह से वह क्रांति चलती है और उसकी असफलता के क्या कारण हैं। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं विद्रोही राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान, जो चैप्टर है उसके बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 1857 की क्रांति कब शुरू हुई। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को यह आंदोलन मेरठ छावनी से शुरू हुआ। तो मेरठ से 1857 की क्रांति शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? मेरठ से 1857 की क्रांति शुरू होती है और 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना और विद्रोह ने वैधता हासिल की। तो मेरठ से 11 मई तक वो दिल्ली आ जाते हैं विद्रोही और बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुनते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में बिगुल छोड़ते हैं और अपना जो 1857 की क्रांति है उसकी जो विद्रोह है उसकी वैधता को वो क्या करते हैं, हासिल करते हैं। विद्रोहियों का मुख्य केंद्र सरकारी इमारतों पर हमला था। किसानों के विद्रोह में शामिल हो जाने के बाद साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के निशाने पर आ गए। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, उसमें किसान भी शामिल हो जाते हैं। तो जो भी जमींदार थे, साहूकार थे, जो किसानों को प्रताड़ित करते थे और अमीर थे, वो भी क्या है, 1857 की क्रांति के जो विद्रोही है उनके निशाने पर आ जाते हैं। आगे हम बात करें कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है, विद्रोह को दबाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अंग्रेज सेनापति थे जेम्स आउट्रम। कौन थे? जेम्स आउट्रम, हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैंपबेल, सर ह्यूग्रोज। इन्होंने जो इम्पोर्टेंट सेनापति थे, इन्होंने 1857 की क्रांति के विद्रोह को दबाया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन से सेनापति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाया। तो वो कौन से थे? जेम्स आउट्रम, हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैंपबेल और सर ह्यूरोज। आगे हम बात करें 1857 के विद्रोह में, क्रांति में विद्रोहियों ने आपस में एकता स्थापित करने के लिए घोषणाओं में जाति और धर्म के भेदभाव नहीं किया। तो विद्रोही चाहते थे कि भाई सभी जाति के लोग और सभी धर्म के लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हों। तो उन्होंने अपनी जो भी घोषणा की उसमें किसी भी जाति का जिक्र नहीं किया और ना ही किसी भी धर्म का जिक्र किया। नवाबों और मुस्लिम शासकों ने बिंदुओं का भी ख्याल रखा, यानी कि किसी भी नवाब को, किसी भी मुसलमानों को बुरा न लगे, किसी भी बात से उन्हें आहत न पहुंचे, तो इन बातों को भी उन्होंने ध्यान में रखा। विद्रोह को हिंदू और मुसलमान दोनों के लाभ हानि से जोड़ा गया। तो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था उसमें बताया गया था कि जितना यह विद्रोह हिंदू के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही विद्रोही मुस्लिम जो लोग हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसमें न तो जाति देखी गई और ना ही धर्म देखा गया, यानी कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है वो एकता के आधार पर लड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या हैं। राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, धार्मिक कारण है, सामाजिक कारण है और सैनिक कारण है। लेकिन तात्कालिक कारण माना जाता है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो कौन था? चर्बी वाले जो कारतूस थे उनका प्रयोग करना ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मौलवी अहमदुल्ला शाह, शाहमल इत्यादि। तो इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाना साहब ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, बहादुर शाह जफर ने, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, शाहमल ने और भी अन्य बहुत सारे नाम हैं जो भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा 1857 की क्रांति में क्या निभाई थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 के दशक की शुरुआत तक मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल पर जीत हासिल की और डलहौजी ने दत्तक निषेध की नीति के द्वारा इनको अपने राज्य में क्या किया? मिलाया कि भाई आप किसी भी दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकते और ना ही उसको राजकुमार बना सकते हैं। तो धीरे धीरे इन्होंने उन राज्यों को भी अपने अधीन ले लिया, लॉर्ड डलहौजी। तो इसको लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी कहा जाता है, व्यापक नीति भी इसको कहा जाता है।
अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुक्यदारों, किसानों, सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न तर्कों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे। तो अवध जो राज्य था उसमें जो भी साहूकार थे, राजकुमार थे, राजा था और वहाँ के किसान और सैनिक थे, वो ये मानते थे कि जो अंग्रेजी राज है ये हमारी दुनिया को खत्म करने के लिए हुआ है और यह हमारी दुनिया को खत्म कर देगा। तो उसके आधार पर अवध के लोगों में आपस में क्या हुई, एकता हुई और उन्होंने एक एकता स्वरूप में 1857 की क्रांति में भाग लिया। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसको? बंगाल आर्मी की पौधशाला। अगला पॉइंट है, लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवध की रियासत के लिए कहा कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। यानी कि अवध के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो फल है, चेरी फल, यह एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा। यानी उसको विश्वास था कि हम इस अवध को अपने राज्य में क्या कर लेंगे, साम्राज्य में उसको मिला लेंगे। तो ये किसका कथन है? लॉर्ड डलहौजी का कथन है। किसके बारे में कथन है? यह अवध के बारे में कथन है और यह कब दिया था? 1851 में। तो अवध के लोगों को भी यह डर था कि भाई अगर अंग्रेजी सत्ता यहाँ पर स्थापित होती है तो हमें और ज्यादा नुकसान होगा, हमें और ज्यादा कष्ट होगा। तो उन लोगों में आपस में क्या हो गई? एकता हो गई। अगला पॉइंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों, पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए सती प्रथा को खत्म किया। 1829 में हिंदू विधवा विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए। भारतीय समाज के कुछ तबकों की मदद में बेंटिक ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सती प्रथा को खत्म किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया 1829 में। और हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह था उस अधिनियम को लाने का जो श्रेय है वह भी किसको है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को है। तो विलियम बेंटिक ने कहीं हद तक हमारे जो समाज की जो कुरीति थी उसको समाप्त करने का क्या किया? प्रयास किया। अंग्रेजों ने कुछ बहानों के जरिए शासकीय दुर्बलता और दत्तकता गोद लेना की जो प्रक्रिया थी उसको अवैध घोषित करके झांसी और सतारा और अन्य रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया। तो यहीं से जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वह 1857 की क्रांति का क्या कर देती हैं? बिगुल बजा देती हैं। चर्बी वाले कारतूसों और दूसरी अफवाहों ने भारतीय स्वतंत्रता के बीज को बो दिया। तो चर्बी वाले जो कारतूस थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी की चर्चा की गई और यह अफवाह फैलाई गई कि भाई समुद्र के पार यदि कोई भारतीय जाएगा तो उसका अहित होता है। और जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को सैनिक के रूप में, दास के रूप में समुद्र के पार ले जाते थे। तो जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध क्या है? असंतोष पैदा हो जाता है और भारतीय जनता उनके विरुद्ध क्या होती है? 1857 की क्रांति का बिगुल बजा देती है। अगला पॉइंट है, 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई। 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में अधिग्रहण कर लिया गया तथा वहां के शासक नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया और इसकी शर्तें थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे और रियासत में अंग्रेजी टुकड़ियों की तैनाती की इजाजत दे और दरबार में मौजूदा ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर वह क्या करे? काम करे। तो इस तरह से अंग्रेजों ने अपनी गलत नीतियों का उपयोग करते हुए, अपने गलत अधिकारों का उपयोग करते हुए अवध को क्या कर लिया? अपने राज्य में मिला लिया 1856 में। और शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है 1801 से होती है, जिसके कारण अवध की जो जनता थी उसमें अंग्रेजों के प्रति क्या हो गया? रोष व्याप्त हो गया। 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके अंतर्गत ताल्लुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा। आगे हम बात करें, विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों को, जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं। वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कानून पारित किए और 1 मई और जून 1857 में समूचे भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट में उपलब्ध हैं। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है क्योंकि इसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ क्या लड़ी थी? लड़ाई लड़ी थी।
और फिरंगी शब्द का प्रयोग किया गया। फिरंगी एक फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रैंक यानी जिससे फ्रांस का नाम पड़ा है से निकला है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी-कभी इसका प्रयोग अपमानजनक नजरिए से भी किया जाता था। रेजिडेंट का मतलब क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काल से ही रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के सीधे शासन के तहत नहीं आता था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेजिडेंट वहां तैनात होते थे जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन नहीं होता था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, 1857 का विद्रोह कई कारणों से सफल न हो सका, परंतु इस विद्रोह के परिणाम 90 वर्ष बाद रंग लाए और भारत को 15 अगस्त 1947 को साम्राज्यवादी सत्ता से मुक्ति मिली। और 1857 के विद्रोह का प्रारंभ मंगल पांडे के बलिदान से हुआ, जो बैरकपुर बंगाल में 34वीं नेटिव रेजिडेंट के सिपाही थे और उन्होंने 1857 की क्रांति का विद्रोह क्या किया था, शुरू किया था। तो इस तरह से 1857 की क्रांति के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी किताब में दिए हुए हैं दोस्तों, हमने उन सभी पॉइंटों को आपसे शेयर किया। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या पीजीटी टीजीटी हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं या किसी भी यानी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिस्ट्री विषय आती है, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और थोड़े से समय में हमने इसको रिवाइज किया और इसी के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। अन्य क्लासेस को जरूर देखिए। नमस्कार, धन्यवाद।